जोहार जोहार फूलोदी। जोहार परतुदा। और हाल चाल सब बेसे बेस है नहीं? बहुत अच्छा है। काले की बरसात जो शुरू हो गया के अच्छा मन खुशी है और साथ ही साथ हमारे किसान भाई बहन भी एकदम खुश है और खुशी से झूमत है और खेत में लागल है, व्यस्त है। कहे का मतलब है कि एकदम मन पूरा हरियर है रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और साथ ही किसान भाई बहन बनकर मन भी एकदम हरियर देखे ले मिला थे परतुदा। देखा थी कि एकदम खेत में सब किसान भाई बहन मन एकदम लागल हैं, बहुत जोर शोर से एकदम हल जोताई करत हैं। साथ ही एक धान रोपनी में बहुत ज्यादा बिजी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो यह खुशी के साथ रावरी मनकर हमारे ई कार्यक्रम में स्वागत करत थी। तो चलो हमरे जाने ला सबसे पहले हमारे देश दुनिया का जो खेती बाड़ी से जुड़ल तमाम तरह की खबर के जाने ला कृषि समाचार में। चलो नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणिमा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। श्री विधि द्वारा धान की खेती करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। गुणवत्ता युक्त फसल के लिए आवश्यक है मिट्टी की जांच। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि श्री विधि द्वारा धान की खेती करने से लगभग धान की दोगुनी उपज प्राप्त हो सकती है। राज्य के जो किसान श्री विधि द्वारा धान की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कृषि निदेशालय झारखंड के लिए राज्य के जो किसान राज्य के जो किसान श्री विधि द्वारा धान की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कृषि निदेशालय झारखंड की एक योजना के तहत श्री विधि द्वारा धान की खेती करने पर 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। श्री विधि द्वारा खेती करके अनाजों का उत्पादन दोगुनी से भी ज्यादा पाई जा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि निदेशालय झारखंड एक योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को धान की श्री विधि से खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत श्री विधि से धान की खेती करने वाले किसानों को 1000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। अच्छे फसल उत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान हो। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्व का सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में राज्य के किसान अपने टांड खेतों में दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अरहर, उड़द और मूंग लगा सकते हैं। यदि आप अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर उपज के लिए कौन कौन से प्रभेदों का चयन करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। उपास 120, पूसा 992, आशा और बहार ये अरहर के उन्नत प्रभेद हैं। ये प्रभेद मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त होती हैं तथा टांड खेत में लगाने योग्य होती हैं। इन प्रभेदों की बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके 20 से 25 क्विंटल अरहर की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, दलहनी फसलें अभी लगाई जा सकती हैं टांड में। ऊपरी जमीन में जो फसलों के नाम हैं वो राहड़ हो सकते हैं, उड़द, मूंग हो सकते हैं। अगर आप राहड़ की बात करें तो राहड़ में जल्दी तैयार होने वाली किस्में उपास 120, पूसा 992, मध्यम अवधि की किस्में आप आशा लगा सकते हैं, बिरसा अरहर 1 लगा सकते हैं। जो लंबी अवधि की किस्में हैं उसमें बहार या NDA 1 लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में फसलों के साथ साथ अपने पाले गए मवेशियों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो बकरी पालक अपने बकरियों के खान पान इत्यादि का किस प्रकार प्रबंधन करें, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो अपने बकरियों का बरसात में खास ख्याल करें। बकरियों को अत्यधिक हरा चारा का सेवन ना करने दें, क्योंकि इनसे इंटेरोटॉक्सिमिया नामक की बीमारी हो सकती है। इनसे बचने के लिए पशुओं को नियमित और संयमित ही हरा चारा का सेवन करने दें।
हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हिल पर बीजों की बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। इन्होंने अपनी खेती बाड़ी के दम पर अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव का भी नाम रोशन किया है। ये सभी प्रकार की फसलों को उपजाने में एक समान पकड़ रखते हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों को महत्व देना इनकी खासियत है। मैं 7-8 साल से खेती कर रहा हूँ। बैगन की खेती ही करता हूँ और बैगन की खेती में मेरा बहुत अच्छा ही इनकम होता है। उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे बाल बच्चा को अच्छा स्कूल में भी भेज रहा हूँ। सभी अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कोई इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हैं। और इससे मेरा भी कुछ खेती बाड़ी से बहुत गाड़ी घोड़ा का भी स्कीम सोचे हुए हैं। टेम्पो अभी चल रहा है और पढ़ाई लिखाई में मेरा बाल बुतरू बड़े अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। सभी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में दलहनी अनाजों को छोड़कर बाकी खाद्यान्न अपने पिछले सप्ताहों के मूल्यों पर टिकी हैं। कुछ दलहनी अनाजों में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। उधर सब्जी मंडियों में चली आ रही तेजी जारी है। प्याज के थोक मूल्यों में स्थिरता आई है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3350 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 1900 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए और प्याज न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज बस इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई मैंने एखन हमरे ठिन और भी जानकारी है, लेकिन लेवत ही एगो छोटे कुन विराम के बाद रावण से फिर मुलाकात करत। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
तो किसान भाई बहन मैंने विराम कर बाद राउर मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और परतुदा राउर के भी बहुत बहुत स्वागत राउर के भी संगे संग स्वागत है जी। तो परतुदा जानकारी का लेके आए हैं? जानकारी तो बहुत सारा है। अब खास कर बरसात के मौसम में जाने लगे हमरे कर किसान भाई मन खेती तो करे ना, संगे संगे पशुधन कर भी उमन पालन करे ना। हाँ, ये बात तो एकदम सही कहली रहो रे। और साथे साथे ये बरसात के मौसम में पशु में का तरह का बीमारी लगेला, प्रमुख जो रोग है उकर बचाव कैसे करे कोई, का तकनीक अपनाए कोई, कौन सा उपाय करे कोई। इस जगह और के हम टोका थी कि अगर मान लो पशुपालन जैसे करे ना किसान मने, अगर सुकर पालन जे करत है और सुकर में अगर किसी तरह से बीमारी हो जाते हाँ तो उकर बचाव कैसे करे चाहिए, एक बारे में तो हमें बता दो किसान मन के तो कैसन रही। बहुत अच्छा रही और बहुत ही फायदेमंद रही मन ले एकदम, ताकि मन उपाय कर सके। एकदम जरूर। तो चलो हमरे कर विशेषज्ञ टीम चलत थी सीधे, और हमरे कर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर थनेश उरांव जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर थनेश उरांव ये हमें जानकारी देंगे कि सुकरों में बरसात के दिनों में खासकर तक सुकरों में होने वाले कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इसके संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं और इसका निदान क्या है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि सुकरों में होने वाले संक्रमण बरसात के दिनों में, तो बरसात के दिनों में कौन कौन से संक्रमण बीमारियां होती हैं? बारिश पे क्या होता है कि चारों तरफ बारिश का पानी आ सकता है, तो इसका बचाव सर्वप्रथम हम कर लें, इसके बाद हम बीमारी पे आएंगे। तो जब बारिश पे क्या होता है कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो मक्खियों से संक्रमण का जो खतरा होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है सुकरों में खासकर, क्योंकि हमारे किसान भाई ज़्यादातर जो सुकरों को खाना खिलाते हैं या तो उनका किचन वेस्ट होता है या होटल वेस्ट होता है, इनमें से ये संक्रमण होने की जो चांसेस होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इनसे बचाव करने के लिए हम लोग टीकाकरण का नियमित उपयोग करते हैं। तो जो बीमारियां बारिश में देखने के लिए हमें मिलती हैं सुकरों पे, वो एक है स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर करके है बीमारी, क्या हो जाता है TGE, जिसका मतलब है ट्रांसमिसेबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। स्वाइन फीवर होता है, इसमें बुखार सुकरों में उच्च तापमान तक चला जाता है। जब बुखार होने के बाद ये लोग खाना छोड़ देते हैं, दस्त होने लगता है इनको। इनकी दस्त का पहचान है कि इनका दस्त पीले रंग का हो जाता है, ये महकेगा काफ़ी, तो इससे पता चलता है ये खाना नहीं खाए है ना, और ये किसी कोने में पड़े रहेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये हमारा स्वाइन फीवर से है। अब स्वाइन फीवर से ये होने के बाद किसान परेशान हो जाते हैं कि अब इलाज क्या करें, क्योंकि ये एक विषाणु जनित है, वायरल है, इसलिए इसमें हम लोग इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं होती है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए बचाव ही है, तो हम इसका टीकाकरण करते हैं। जो स्वाइन फीवर का टीकाकरण मुख्यतः हम लोग सुकरों पे 2 माह के जब ये बच्चे होते हैं तब कर दिया जाता है। 2.5 हम लोग देते हैं टीका, स्वाइन फीवर के नाम से ही मिलता है, और इसको हम लोग मांस में देते हैं। कहने का मतलब डॉक्टर साहब कि स्वाइन फीवर से बचाने के लिए सीधा सीधा हम अपने सुकरों को टीकाकरण करें। यानी कि प्रथम बचाव ही है, अगर हम बचाव पहले से ही कर लें स्वाइन फीवर का तो वो बीमारी होगी ही नहीं। इसके अलावे सुकरों में बरसात के दिनों में खासकर तक और कौन सा संक्रमण बीमारी लगती है? और एक संक्रमण है हमारा स्वाइन इरिसिफिलस के नाम पे जाना जाता है। स्वाइन इरिसिफिलस में क्या होता है कि जो सुकर होते हैं उसके जो पैर होते हैं, घुटने होते हैं, जमे हुए से लगते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, वो कहीं बैठे हुए रहेंगे, उठाने पे देर से उठते हैं, एकदम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे मालिक को, वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये स्वाइन इरिसिफिलस के कारण हो रहा है। ये भी एक विषाणु के कारण ही होता है, तो इसका बचाव के लिए भी टीका है। इसके लिए भी हम लोग सेकेंडरी इलाज करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता है वैज्ञानिक या पशु चिकित्सक के पास मुख्यतः। तो अब जैसे हम लोग उसका जो प्राइमरी में कुछ इलाज नहीं है तो सेकेंडरी में ही इलाज करते हैं, तो सेकेंडरी में इलाज करते हैं, तो इसका इलाज का क्या साधन है? सेकेंडरी में ये हम इनका जो जीवाणुओं का जो ग्रोथ है उसको हम लोग चेक करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को, सेकेंडरी बैक्टीरियल ग्रोथ को हम लोग चेक करते हैं, यानी रोकते हैं। उसके लिए हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो इनसे जो हमारा जो दूसरी बीमारियां हैं वो रुक जाती हैं। फिर हम इन सुकर की शरीर के रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं और
बॉडी को हम लोग बैलेंस करते हैं, मतलब कि ये देखते हैं कि अगर ये फीवर चल रहा है तो फीवर को हम लोग कंट्रोल करते हैं, डायरिया चल रहा है तो डायरिया कंट्रोल करते हैं, और देखते हैं कि अगर शरीर में पानी की कमी हो गया तो फिर हम लोग वो पानी भी चढ़ाते हैं। तो पानी चढ़ाने का अगर हमारे किसान भाई दूर दराज के क्षेत्रों में जो छोटे स्केल पर या बड़े स्केल पर जो शुगर पालन किए हुए हैं, तो वो ये इस व्यवस्था को कैसे कर सकते हैं? ये इस व्यवस्था के लिए वो अपने नज़दीकी किसी पशु चिकित्सक की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और हमारे कॉलेज में भी इसका प्रबंध है मेडिसिन विभाग पे। और इसके अलावा सुकरों में क्या क्या संक्रमण बीमारियां लग सकती हैं बरसात के दिनों में खासकर तक? सुकरों में इसके बाद हम देखते हैं कि ये कहीं परजीवी के चपेट में तो नहीं आ गए हैं। परजीवी ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये इनके ग्रोथ को रोक देते हैं। इनकी जब सुकर हम लोग पालते हैं, किसान भाई पालते हैं मांस के लिए, अगर परजीवी अगर आ जाएंगे तो ये इनका जो पोषक तत्व होता है शरीर से वो ले लेते हैं, परजीवी उससे अपना ग्रोथ करने लगते हैं। तो इस सुकर का अगर हमको ग्रोथ करना है, अगर वृद्धि करनी है, तो हम परजीवी को रोकेंगे। तो सुकरों पे जो परजीवी हम लोग को होता है, जैसे फेसियोला, हेपेटिका एंजेगेंटिका का नाम से आता है, उसको हम लोग कृमि बोलते हैं। और सिस्टोड का इन्फेक्शन होता है, निमाटोड का इन्फेक्शन होता है, ये परजीवी हैं। तो इनको अगर हमको कंट्रोल करना है तो सुकर में हम लोग रेगुलर डिवर्मिंग भी हमें करनी होगी। तो मतलब हमारे किसान भाई कैसे पहचानेंगे कि हमारे सुकरों में ये परजीवी संबंधी बीमारियां या संक्रमण लग गया है? इसका लक्षण क्या है? लक्षण देखिए, परजीवी जो होता है कि आपको लगने लगेगा कि सुकर खा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सुकर खा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनका जो मल होता है वो काफ़ी महकता है। अगर मल को हम लोग जांच करें, माइक्रोस्कोप में जांच होती है माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो उसमें हमें वो सुकर का जो अंडे होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तो उससे परजीवी के अंडे वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तो जब ये पता हम लोग को पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएंगे कि उसमें उनका मल पे परजीवी के अंडे हैं, तो फिर हम लोग उसके अनुसार उसका रोकथाम करते हैं। उसके लिए क्या दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं? बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ हैं विभिन्न कंपनियों की। जैसे हम लोग एक जेनरिक नेम में इस्तेमाल करते हैं ट्राइक्लोबेंजाजोल। ये हम लोग फ्लूक के लिए, लिवर फ्लूक के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी एफिकेसी 100% के आसपास होती है। लिवर फ्लूक हो गया, फिर उसके लिए एक पिप्राजिन यूज़ करते हैं। अगर कोक्सीडिया इन्फेक्शन है तो एम्प्रोलियम यूज़ करते हैं। तो देखा किसान भाइयों, अगर हम पहले से सावधानी बरतें और अपने सुकरों को समय पर टीकाकरण कराएं तो संक्रमण से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और अगर संक्रमण लग भी गया हो तो डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिए हैं उस सुझाव को अपनाकर आप अपने सुकरों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। तो किसान भाई बहन मैंने रौरे मन एखन जान ली कि सुकर में जे अगर बीमारी हो जाए तो कैसे ओकर से बचाव हमरे कर किसान मने कर सके। बिल्कुल। और जानकारी है पौधशाला के बारे में एखन। हाँ, काले की देखो किसान मन खेती करे ना तो ओकर बिचड़ा के रूप अथी करे ना, खेती करे ना पहले पौधशाला जेके कहल जाए ना, जे बिचड़ा होएला जे का कहे ना, पौधशाला जे नर्सरी सब जे तैयार करे ना, और जे छोटा छोटा पौधा तैयार करे। हाँ, बिल्कुल एकदम हमर मुंह कर बात के छीने ली। तो ओकर कैसे तैयारी करबे, का उपाय करबे, कौन सा दवाई का उपयोग करबे, इस सब के बारे में हमरे जानकारी देवती तो किसान भाई मन के बड़ी फायदा बहुत बढ़िया रही। काले कि देखो इकर जानकारी होना बहुत जरूरी है। पौधशाला अगर तैयार कर लेवत है हमरे कर किसान मने, और ओकर अगर सही तरह से देखभाल अगर नहीं करबे, ओकर दवाई उवाई ओकर में अच्छा तरह से अगर नहीं डालबे तो पौधशाला मने कोई वैल्यू नहीं रह जाए। बिल्कुल। तो इकर जानकारी देवल जाए, एकदम जरूर देवल जाए। तो हमरे कर विशेषज्ञ भी हम इनके साथ मौजूद है जानकारी देवे। तो चलो सीधे हमने कर विशेषज्ञ जगह चला थे। विशेषज्ञ है राकेश रंजन जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है सब्जियों के पौधशाला प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने आज का विषय चुना है सब्जियों के पौधशाला प्रबंधन के बारे में, तो इसका तात्पर्य क्या है और किसान भाई इसका प्रबंधन कैसे करेंगे? सब्जी पौधशाला प्रबंधन का मतलब यही है कि सब्जी को उगाने के लिए जो पौधा हम लोग खेत में लगाते हैं उसका प्रबंधन करते हैं। ज़्यादातर सब्जी पौधशाला प्रबंधन के द्वारा ही लगाया जाता है।
तो इसमें ध्यान देने जो बहुत सारे बातें हैं और समय समय पर उनका देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौध से ही किसान भाइयों का उपज प्राप्त होता है। 50% उनका उत्पादन पौध पर ही डिपेंड करता है। तो पौधशाला का मैनेजमेंट समय समय पर पौधा की वृद्धि के लिए किया जाता है, जो कि अति आवश्यक है। सबसे पहले पौधशाला के लिए जो ज़रूरत है, हम लोग जहाँ पर पौधशाला के लिए खेत बनाएंगे जो ऊंचा जगह पर हो, पानी का निकास हो और तथा पानी का स्रोत भी हो। किसान भाइयों पहले अपने जो पौधशाला के लिए जो क्यारी बनाते हैं, केवल मिट्टी और गोबर का खाद ही देते हैं। उसमें हम लोग जोड़ते हैं कि उसमें बालू, जितना गोबर का खाद देते हैं उतना बालू भी उसमें मिलाएं। मिलाने के बाद एक फॉर्मल्डिहाइड लिक्विड दवा है, फॉर्मल्डिहाइड 25 ml प्रति लीटर के पानी से घोल करके और घोलने के बाद उसको मिट्टी में छिड़क दे, छिड़क करके और फिर मिट्टी में मिला दे। मिलाने के बाद ऊपर से पॉलीथीन से उस बेड को, उस क्यारी को कवर कर दे पूरा अच्छी तरह से और उसको 7 से 8 दिन तक छोड़ दे। ये करना अति आवश्यक है, क्योंकि पौधशाला में सबसे बड़ा भयंकर बीमारी जो लगता है जड़ सड़न गलन की बीमारी, वो जड़ सड़न गलन की बीमारी नहीं होगा, यहाँ तक कि पौधशाला में भी नहीं होगा और जहाँ पर खेत में जो लगाएंगे उस पौधा को, वहाँ भी बीमारी कम होने का चांस रहता है। तो ये अति आवश्यक है शुरू में ही कि पौधशाला को स्टरलाइजेशन कर दे, इसको कि स्टरलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद फ्यूरोडान 10G का छिड़काव मिट्टी में करके और अंतिम तैयारी के समय ये करें। लेकिन जो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो 1 सप्ताह पहले, बीज बोने के 1 सप्ताह पहले ये कर दें। जब ये दोनों दवा उस क्यारी पर, उस बेड पर मिला देते हैं और जब बीज बोने के समय में भी एक अति आवश्यक है कि लाइन से लाइन, जैसे किसान भाई छिड़क देते हैं, छिड़के नहीं, बीज को एकदम लाइन से बोए क्यारी में। लाइन से बोने के बाद एक सबसे बड़ा ये है कि उसको किसान भाई हाथ से उस मिट्टी को कवर करते हैं, लेकिन उस हाथ से नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है कि जो सड़ा हुआ गोबर का खाद हो उसको एकदम डस्ट पाउडर के तरह हाथ से पीस करके और बना ले। बनाने के बाद उस जहाँ पर बीज छिड़के हैं, लाइन से दिए हैं, उस पर आराम हल्का हल्का छिड़क दे। ये करने से क्या होगा कि बीज जो जहाँ पर किसान भाई डाले हैं, बीज तो कम से कम 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर से गहरा ज़्यादा जाती है तो वो निकलने में, अंकुरन हो करके और पौध को निकलने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये समय को बचाने के लिए 1 सप्ताह का समय किसान भाई का इसमें बचेगा। इसको बचाने के लिए ऊपर से ही केवल छिड़काव कर दे और छोड़ दे और थोड़ा सा नमी बना दे बीज छिड़कने के बाद, और ऊपर से शुरू में ही 1-2 दिन कवर कर दे पुआल से या घास से। जैसे ही बीज अंकुरित हो जाती है तो धीरे धीरे पानी देते रहें, फव्वारा से पानी देते रहें कि प्रेशर ज़्यादा नहीं रहे, जिससे कि ये नहीं हो। उसके बाद अगर बरसात का दिन है या ज़्यादा तेज़ धूप है या ज़्यादा ठंडा है, तीनों चीज़ से बचाने के लिए सबसे अच्छा सजल उपाय है कि एक करची का गोल बना करके ऊपर से पॉलीथीन उसमें लगा दे और लगा करके उस बेड पर जाके रख दे, जिससे कि उनका ठंडा से भी बच जाएगा, तेज़ धूप का समय अगर है तो तेज़ धूप से भी बच जाएगा और गर्मी से भी बच जाएगा। उसके बाद जैसे ही पौध थोड़ा सा बड़ा होता है तो पानी देते रहें। पानी देने के बाद देख ले कि अगर कीड़ा का ज़्यादा प्रकोप है तो उसी साइज़ का बेड बनावे जिस साइड का सबसे सरल में। ऐसे तो नेट मिलता है एग्रीकल्चर नेट, वो थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा है और बाज़ार में संभव भी नहीं है, तो किसान भाई को ये नायलॉन का नेट मिलता है जो घर में यूज़ करते हैं अपने मस्कुटों के लिए, तो उसको भी उसमें लगा सकते हैं चारों तरफ से लगा के, और नीचे मिट्टी से उसको कवर कर देंगे, जिससे कि कीड़ा मकोड़ा एफिड भी, जो एफिड का स्कोप होता है
वो सब का भी स्कोप नहीं होगा, उससे भी बचा जा सकता है। अब पानी देते रहे जब सबसे बड़ी बात है कि वो जो पौधा हम तैयार किए हैं वो पौधा को जब खेत में लगाना है तो खेत में लगाने के 8 दिन पहले उसमें पानी कम कर दें, जिससे कि उसका जड़ मोटा होगा और स्टेम भी मोटा होगा। ये करना बहुत ज़रूरी है। पौधा रोपने के 8 दिन पहले उसमें पानी देना कम कर दें या न के बराबर पानी दें, जिससे कि एक तो जड़ मोटा होगा, स्टेम मोटा होगा और उसके बाद जो सड़न गलन का बीमारी भी उसमें नहीं आएगी। और जैसे ही पौधा को उखाड़ते हैं उसके पौधशाला से, तो पौधशाला के उखाड़ने के बाद उसको बैविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से घोल बना करके और उस पौध को 15 से 20 सेंटीमीटर उसमें डुबो करके रखना है। और रखने के बाद फिर गड्ढा में जहाँ पर पौधा लगाना है उसमें हम पौधा लगा सकते हैं। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी सब्जियों के पौधशाला प्रबंधन के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए तकनीकों का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो फूलो दी तो बहुत बढ़िया रहा कर हमरे के किसान भाई मन ऐसा जानकारी आज पाए हैं जी, और जरूर से जरूर उनके के फायदा होगी और उपयोग भी ओकर अच्छा तरह से करबे। हाँ, उम्मीद करत है हमरे कर किसान मन से। तो किसान भाई बहन मने यह उम्मीद कर साथ आज हम इन्हें जगह विदा लेवा, लेकिन विदा लेवे से पहले हमरे पता जरूर बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। राविन मन जगह अगर कोई सुझाव हुई, कोई जानकारी हुई या फिर खेती बाड़ी से कोई जुड़ल समस्या हुई तो जरूर से जरूर हमरे के खत द्वारा लिखें। और खत लिखे ले रौरे मन के पता कर जरूरत पड़ी तो चलो फटाफट हमरे कर पता के नोट कर लो। हमरे कर पता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो यह तरह राविन हमरे कर कार्यक्रम के देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। अगले अंक में हमरे ढेर सारी जानकारी के साथ फिर मिलब। तब तक ले हमरे के पूरी टीम के यहीं पर देव इजाजत। जोहार।